स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे उस स्टेटमेंट को लेकर जो आज नए मुख्य न्यायाधीश की ओर से दी गई है। दरअसल इनका कहना है कि न्याय दिया जाएगा, तारीखें नहीं दी जाएंगी। क्या मायने इस बात के निकाले जा रहे हैं और क्या जानकारी इनकी ओर से दी गई है, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह था मुख्य न्यायाधीश का राजभवन में। इसके बाद कई बड़ी बातें इनकी ओर से कही गई हैं। एक उम्मीद खुली है उन लोगों के लिए जो रोजाना हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। राष्ट्रगान नहीं हुआ, किस वजह से कार्यक्रम में राष्ट्रगान नहीं हो पाया है, ये भी जानकारी लेकर आए हैं। इसी शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी ये जानकारी है। संडे को सचिवालय में बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू संडे वाले दिन सचिवालय पहुंचे थे। आखिरकार क्यों, ये भी अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा दवाइयों के सैंपल को लेकर भी बात करेंगे और साथ ही साथ धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में पेड़ कटान को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी भाजपा की ओर से, यहां रिपोर्ट पेश की गई है उस कमेटी की ओर से, और क्या कुछ इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि अभी 1 जनवरी तक मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। हालांकि 2 से फिर बारिश बर्फबारी के आसार जताए गए हैं अधिकांश क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त अभी शीत लहर को लेकर जरूर यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जैसे कि हम बात करें निचले क्षेत्रों की, खास तौर पर ये सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा में शीत लहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि वहां पर सर्दीली हवाएं जरूर चलने वाली है, भले ही बारिश बर्फबारी अभी 1 जनवरी तक नहीं होगी। तो इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोहरे को लेकर भी बिलासपुर में अलर्ट जारी हुआ है। कहाँ पिछले कल कितनी बर्फबारी दर्ज हुई है, ये जानकारी भी आपको देते हैं। रोहतांग दर्रे में सबसे ज्यादा 150 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। अटल टनल के दोनों छोर में 110 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई है और इसी तरह से छितकुल में 90 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज हुई है। अभी 1 जनवरी तक मौसम भले ही साफ रहेगा, लेकिन शीत लहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है और वो भी निचले जिलों में। इसके अलावा कोल्ड वेव्स हालांकि ऊपरी क्षेत्रों में भी चलने वाली है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि विजिबिलिटी को लेकर भी खतरा बना रहेगा, यानी कि धुंध के आगोश में हिमाचल प्रदेश रहने वाला है। तो इसीलिए सावधानी के साथ गाड़ियां चलाएं। कितने ट्रांसफार्मर्स बंद हैं, ये भी जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले कल भारी बर्फबारी कुछ एक क्षेत्रों में हुई है। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही थी। चंबा में अभी भी 90 ट्रांसफार्मर बंद बताए जा रहे हैं। इसी तरह से मंडी जिले में 46 ट्रांसफार्मर खराब चल रहे हैं। सिरमौर में खास तौर पर नाहन शहर का इसमें जिक्र किया गया है। 4 घंटे तक कल वहां पर बिजली गुल रही है और शिमला में भी कुछ एक इलाकों में बिजली गुल रही। इसका कारण ये है कि जो टूटू पावर हाउस है वहां पर ब्लास्ट हो गया था ज्यादा बारिश के चलते। तो कई देर तक काफी देर तक यानी कि बिजली नहीं रही कुछ एक इलाकों में। देखिए, इसी दौरान कुछ एक दर्दनाक हादसे भी पेश आए हैं। ये मंडी की जानकारी लेकर आए हैं। मंडी में 4 मील के पास पहाड़ी से चट्टानें नीचे आ गई। एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी, गाड़ी के ऊपर चट्टानें आई और जिस वजह से गाड़ी में सवार महिला की मौत हो गई है और 2 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। आज मुख्य न्यायाधीश की ओर से शपथ ली गई है। राजभवन में नए चीफ जस्टिस ने शपथ ली और राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल की ओर से इन्हें शपथ दिलाई गई है। हालांकि इस दौरान राष्ट्रगान नहीं हुआ, क्योंकि अभी राष्ट्रीय शोक चल रहा है। इस वजह से जो हमारा झंडा है वो ध्वज एक तरह से झुका हुआ रहता है, यानी कि आधा ध्वज नीचे रहता है, तो राष्ट्रगान ऐसी स्थिति में नहीं हो पाता है। लेकिन क्या बड़ी जानकारी आज निकलकर सामने आई है इसी शपथ ग्रहण समारोह के बाद, वो आपको जरूर बताना चाहेंगे। काफी सारी दिलचस्प बातें यहाँ नए मुख्य न्यायाधीश की ओर से कही गई है। पहले इन्होंने शपथ ली क्योंकि ये 30वें न्यायाधीश हैं, ये भी आपको जानकारी दे दे। और हिमाचल प्रदेश में आना इनके लिए घर आने जैसा है, क्योंकि पहले भी कई दफा ये हिमाचल प्रदेश आते रहे हैं। हालांकि जिन्होंने ये शपथ ली है इनका नाम है गुरमीत सिंह संधवालिया और ये इससे पहले पंजाब में थे। और ये भी इन्होंने जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश पहले पंजाब का ही हिस्सा था, इसलिए हिमाचल इन्हें अपने घर जैसा लगता है और यहाँ आना जाना भी इनका लगा रहता है। हिमाचल छोटा सा राज्य है, क्राइम की घटनाएं यहाँ पर बहुत कम होती हैं अन्य राज्यों की तुलना में, लेकिन यहाँ सिविल और सर्विस जैसे मामले ज़्यादा आते हैं। कोशिश इनकी ओर से ये रहेगी कि तारीख के बदले न्याय दिया जाए और इस बात को हर कोई सराह रहा है। इस तरह की स्टेटमेंट पहली बार किसी मुख्य न्यायाधीश की ओर से दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इन्हें बधाई दी और ये भी कहा कि आने वाले समय में
न्यायिक व्यवस्था और ज़्यादा सुदृढ़ होगी, क्योंकि काफ़ी अनुभव ये नए मुख्य न्यायाधीश रखते हैं और एक तरह से दूरदर्शी भी हैं। हालांकि इनका नाम हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर बताना चाहेंगे, जिन्होंने 30वें न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है, ये गुरमीत सिंह संधवालिया हैं और राज्यपाल ने इन्हें शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। खाई में बस गिरने का मामला सामने आया है। ये ऊना के चिंतपूर्णी में रविवार को यानी कि आज ही के दिन सुबह 9 बजे की घटना पेश आई है। हालांकि बड़ा हादसा टल गया है, क्योंकि सवारियां उस वक्त बस में नहीं थी, ये दर्शन करने के लिए निकल गई थी। लेकिन चालक के मन में ये आया कि क्यों ना वो तलवाड़ा बाईपास में जाकर बस को खड़ा करे, और इसी बीच बस नहीं चल पाई, लेकिन बैक तरफ ये बस जाने लगी, यानी कि पिछली तरफ को बस के टायर जाने लगे, जिस वजह से खाई में गिर गई। बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। बताया जा रहा है वंश ट्रांसपोर्ट कंपनी की ये 3 बसेज आई थी। चिंतपूर्णी अमृतसर से लाया गया था श्रद्धालुओं को, और ये श्रद्धालु पहले ही बस से उतर गए थे। आज बड़ा हादसा पेश आ सकता था। पहले ही चालक भी बस से उतर गया था जैसे ही पिछली तरफ को बस ने चलना शुरू किया। मकान में एक युवक जिंदा जल गया है। ये घटना कांगड़ा की बताई जा रही है। कांगड़ा के पंचायत बड़गवार में दरअसल ये एक स्लेट पोशी मकान है, जहां दोनों भाई रह रहे थे और इनमें से एक भाई बाहर निकल गया था। ये रात के वक्त घटना पेश आई। मकान में आग लग गई थी। जैसे ही एक भाई को इसकी भनक लगी तो उसने चीख पुकार वाला माहौल वहां पर पैदा किया, यानी कि ग्रामीण लोगों को बुलाने की कोशिश की, आवाज़ें भी डाली अपने पड़ोस के लोगों को। काफ़ी लोग वहां पर एकत्रित हो गए थे। आग पर काबू पाया गया, लेकिन उस वक्त किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये 2 भाई इस मकान में रह रहे थे। महज एक ही भाई घर से बाहर है। दूसरे भाई को ढूंढना जब लोगों ने शुरू किया तो पहले आसपास के घरों में देखा और उसके बाद ये भी सोचा कि हो सकता है वो मदद के लिए या फिर दमकल विभाग को कांटेक्ट करने के लिए इधर उधर निकल गया हो। लेकिन सुबह के दौरान ये जानकारी फिर सामने आई, जब कच्चे मकान का मलबा हटाया गया तो क्षत विक्षत हालत में दूसरे भाई का शव मिला है। इसकी उम्र महज 31 वर्ष की बताई जा रही है और छोटा भाई 29 वर्ष का था। ये संजू बंटू नाम से बताए जा रहे हैं और इनकी माता अपने मायके में ही रहती थी। तो ये भी दर्दनाक हादसा कहना चाहेंगे, जो कि कांगड़ा के पंचायत बड़गवार में सामने आया है। और ये वार्ड नंबर 5 की मंजू बाला ने सूचना दी थी सबसे पहले प्रधान को, फिर प्रधान ने ही दमकल विभाग की टीम को वहाँ पर बुलाया था ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था आग पर काबू पाने के लिए। इसमें लाखों का सामान जल गया है और बड़ी जानकारी ये भी है कि एक व्यक्ति यानी कि एक भाई इसमें जिंदा ही जल गया। दोनों भाई इसी मकान में रह रहे थे। ऊना जिला के अंतर्गत पंचायत जलग्रा टब्बा में भी एक मामला सामने आया है। यहाँ बाप बेटे की मौत हो गई है। दरअसल बंद कमरे में थे ये और इन्होंने अंगीठी भी वहाँ रखी थी। माना जा रहा है कि इसी अंगीठी से गैस बन गई, जिस वजह से अपनी जान इन्होंने खो दी। साथ लगते कमरे में छोटा भाई सोया था और जैसे ही छोटा बेटा देखने आया अपने पिता को और अपने बड़े भाई को, तो वो ठीक अवस्था में नहीं थे। वो घबरा गया। ग्रामीण लोगों को उसने पुकारा। जब वहां ग्रामीण लोग पहुंचे तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पूरी जांच की और प्रारंभिक जांच में फिलहाल अंगीठी ही वहां पर पाई गई है। लेकिन ये भी दर्दनाक घटना कहना चाहेंगे, क्योंकि बाप और बेटे दोनों ने अपने प्राण खो दिए हैं। इसमें उम्र 50 वर्ष पिता की बताई जा रही है और बड़े बेटे की उम्र 18 वर्ष की थी। और ये ऊना जिला के अंतर्गत पंचायत जलग्रा टब्बा में मामला सामने आया है। इग्नू में देखिए एडमिशन का दौर शुरू हो गया है। आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये दरअसल आधिकारिक वेबसाइट पर भी ये कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कोर्स चुनकर आप दाखिला ले सकते हैं। ऑनलाइन मोड पर ही इसमें फ़ीस भी डिपॉजिट हो जाएगी। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के विभिन्न कोर्स इग्नू की ओर से करवाए जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करनी होगी, क्योंकि ये मौका उन युवकों के लिए होता है जो अपनी नौकरी भी करना चाहते हैं और नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी नहीं छोड़ना चाहते। तो इग्नू की ओर से पोर्टल खोल दिया गया है और 31 जनवरी तक भी आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि आज ही इग्नू की ओर से एक ऑनलाइन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था और इसमें तकरीबन 150 के करीब शिक्षार्थी जुड़े थे। डे बोर्डिंग स्कूल्स को लेकर नया बयान मुख्यमंत्री की ओर से सामने आया है। देखिए, अभी हर विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल्स बनाए जा रहे हैं और 6 डे बोर्डिंग स्कूल्स को लेकर प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, जिसमें नगरोटा, बगवां, ज्वालामुखी, फतेहपुर, पालमपुर, जयसिंहपुर विधानसभा और हमीरपुर जिले का भोरंज विधानसभा क्षेत्र है।
इनमें निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 1000 से ज़्यादा क्षमता इनमें छात्रों की जुटाई जा सके, इसी के अनुसार वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। और इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम्स, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम्स इसमें बनाए जाएंगे। इंडोर स्टेडियम होगा, स्विमिंग पूल को लेकर भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ वास्तुशिल्प योजनाओं की स्वीकृति भी मुख्यमंत्री की ओर से प्रदान की गई है। ये स्कूल सभी हाई प्रोफाइल स्कूल्स को टक्कर देने वाले हैं, इसी उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी वो फील आ सके कि एक अच्छे स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई ग्रहण की है और किसी भी सुविधा से वो वंचित ना रह सके। अभी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कुछ उत्कृष्ट संस्थानों को भी अधिसूचित किया गया है, जिसमें 100 उच्च विद्यालय हैं, 200 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं, 48 कॉलेज हैं और 2 संस्कृत कॉलेज हैं। इन्हें उत्कृष्टता केंद्र के तौर पर अधिसूचित किया गया है ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे संस्थानों के बीच और पढ़ाई में और ज़्यादा गुणवत्ता आ सके। वहीं देखिए, खेल प्रतियोगिताओं में डाइट मनी भी बढ़ा दी गई है। छात्रों की ये कितनी बढ़ाई गई है, आपको जानकारी देते हैं। जोनल और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए डाइट मनी की राशि 120 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए इसे 250 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। और राज्य के 8 खेल छात्रावासों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी 240 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है। तो ये डाइट मनी से जुड़ी जानकारी लेकर आए थे। एक और बात स्कूल फंक्शन से जुड़ी आपको अपडेट देना चाहेंगे। हालांकि पहले भी कई दफ़ा ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। 31 दिसंबर तक अभी मौका मिल चुका है सरकारी स्कूलों को एनुअल फंक्शन करवाने के लिए। पहले अवधि 20 दिसंबर तक दी गई थी, लेकिन फिर स्कूल प्रशासन की ओर से इसमें आपत्ति जताई गई कि इतनी जल्दी वो एनुअल फंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर तक का मौका है, उसके बाद एनुअल फंक्शन नहीं करवाया जा सकता। अभी बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करने के लिए और छात्र क्योंकि इस दौरान पढ़ाई छोड़कर एनुअल फंक्शन की तैयारियों में लग जाते हैं, जिस वजह से सफ़र कर जाते हैं बाद में पढ़ाई में, ये स्थिति ना बने, इसीलिए अब ये तय कर लिया गया है कि नवंबर माह में ही एनुअल फंक्शन करवाने होंगे, क्योंकि बाद में एग्ज़ाम्स का टाइम होता है और एग्ज़ाम्स के मौके पर भी छात्रों की ओर से रिहर्सल ही की जाती है एनुअल फंक्शन के लिए। तो ये ठीक नहीं है। अभी गुणवत्ता को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं, छात्रों का स्कोर और ज़्यादा बेहतर हो सके और यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ सके, इसके लिए ही ये कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से लौट गए हैं। हालांकि पिछले कल ही हमने आपको जानकारी दी थी कि ये चंडीगढ़ में थे और चंडीगढ़ से अब इनका शिमला आना हो गया है। आज राजभवन में जो शपथ ग्रहण समारोह था, मुख्यमंत्री उसमें भी शामिल हुए हैं। उसके बाद सचिवालय गए। सचिवालय में आज, हालांकि रविवार का दिन था, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी ओर से मीटिंग्स ली गई हैं। देखिए, जब इन्हें दिल्ली जाना था तो उससे पहले ऊर्जा, शिक्षा और अन्य महकमों को लेकर यहाँ मीटिंग्स ली गई थी, जिसमें उद्योग विभाग भी था। अब बाकी महकमों को लेकर मीटिंग्स जारी रहने वाली है। यूं तो मंडे को एक शेड्यूल पहले ही तैयार हो जाता था कि प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक लेंगे, लेकिन अगले कल के लिए कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है। यह हो सकता है कि यहाँ कर्मचारी और पेंशनरों के वित्तीय भुगतान को लेकर ये वित्त विभाग के साथ चर्चा करे, संभावना ये बनी हुई है। तो वित्तीय विभाग के साथ ही अगले कल चर्चा होने वाली है और वित्तीय भुगतान को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी हैं, इनके भत्ते पेंडिंग रह रहे हैं, पेंशनर्स की ओर से लगातार अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं और क्या रास्ता इस पर निकाला जा सकता है जिससे ज़्यादा आर्थिक बोझ भी सरकार पर ना पड़े। इस मामले में वित्तीय विभाग के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू अगले कल चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये दिल्ली गए थे, पहले कर्नाटक गए थे क्योंकि वहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। इसमें कुछ एक फीडबैक मुख्यमंत्री सुक्खू से भी ली गई है और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भी इस बैठक में शामिल हुई है। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन जब ये दिल्ली लौटे तो मुख्यमंत्री सुक्खू केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात नहीं कर पाए। कारण ये था कि पूर्व और स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ था और श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री वहां गए थे, जिस वजह से मुख्यमंत्री समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों का भी शेड्यूल पूरी तरह से बदल गया था। तो इस बार फिर एक दफ़ा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि शिमला लौटते ही सचिवालय पहुंचे और जितने भी पेंडिंग काम थे या पेंडिंग फाइल्स थी उन्हें निपटाने की कोशिश मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से की गई और उसके बाद सचिवालय से ओक ओवर तक ये पैदल ही गए हैं। तो आज का दिन कुछ इस तरह का रहा है मुख्यमंत्री का और ये काम इनकी ओर से किए गए हैं। कुछ फीडबैक्स भी इन्होंने ली है विभागों से संबंधित। एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, ये दवाइयों से जुड़ी है। दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं और यहाँ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है। नेता प्रतिपक्ष का दरअसल ये कहना है
कि ये किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और यहाँ उन लोगों पर संकट मंडरा रहा है जो कि काफ़ी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। सीरियस बीमारियों से जूझने वाले लोगों को अब निःशुल्क दवाइयाँ तक नहीं मिल पाएंगी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मेडिसिन सप्लायर्स हैं उनकी ओर से तय कर लिया गया है 31 दिसंबर के बाद ये इसेंशियल लिस्ट जो दवाइयों की तैयार की गई है वो नहीं देने वाले हैं, उस पर रोक लगा देंगे। और रोक लगाने का कारण ये है कि सरकार की ओर से इन सप्लायर्स को बजट नहीं दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा ये किया है कि केंद्र सरकार के पैसा देने के बावजूद भी राज्य सरकार भुगतान नहीं कर रही है सप्लायर्स को, और इसकी एवज में दवाई सप्लायर्स का कहना है कि अब वो 31 दिसंबर से दवाइयों की लिस्ट पर रोक लगाने वाले हैं जो कि यहाँ सप्लाई की जाती है। तो अगर दवाइयाँ ही सप्लाई नहीं की जाएंगी तो कैसे फिर इलाज हो पाएगा मरीजों का, कैसे वो ठीक हो पाएंगे? ये दौर ठीक नहीं है। और इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि जब केंद्र से बजट आता है उसके बावजूद भी क्यों मरीजों को इन समस्याओं से दो चार होना पड़े। हिमकेयर और आयुष को लेकर भी बजट रोका गया है, ये मुख्यमंत्री ने दावा किया है। लेकिन यहाँ बीमारियों से जूझ रहे लोग सच में परेशान हो गए हैं और इसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि कुछ एक दवाइयों के सैंपल फेल पाए गए हैं। इस बात पर कई दफ़ा नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा है, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष ने सवाल ये उठाया है कि अब तो इसेंशियल दवाइयों की लिस्ट पर ही रोक लगाई जा रही है, यहाँ दवाइयाँ सप्लाई ही नहीं की जाएंगी तो कैसे उपचार हो पाएगा। और इस स्थिति पर सरकार को जवाब देना ही होगा, ये भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। कल HRTC BOD की बैठक होने जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण फैसले इसमें हो सकते हैं बसों की खरीद को लेकर। 24 वॉल्वो बसेस क्योंकि खरीदनी है, 250 डीजल बसेस खरीदनी है और 100 टेम्पो ट्रैवलर भी खरीदे जाने हैं। अभी अगले महीने तक ही ये टेंडर हो पाएंगे, लेकिन उससे पहले BOD की बैठक में ये डिसीजन फाइनल होना है और डेप्यूटी CM मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में ये BOD की बैठक होने जा रही है। अगले कल इस पर भी नजरें बनी रहेंगी कि क्या बड़े निर्णय होते हैं HRTC को लेकर और ख़ास तौर पर बसों की खरीद को लेकर। अभी स्थिति क्योंकि HRTC बसेस की ठीक नहीं है, रोज़ाना कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट सामने आता है और उसमें बस में ही खामी पाई जा रही है, तो इसीलिए ये BOD की बैठक भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV। धन्यवाद।